नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार और बीजेपी अडानी का नाम आने भर से ऐसे भड़कती है जैसे लाल कपड़े को देखकर सांड भड़कता होगा। वो विपक्ष के नेताओं को गद्दार, देशद्रोही करार देने लगते हैं और उन्हें विदेशी साजिश में शामिल बताने लगते हैं। मगर उनके लिए मुश्किल ये है कि अडानी के नए-नए मामले सामने आ जाते हैं और उसकी मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। अब देखिए कि अडानी की कंपनी ग्रीन पावर और एज्योर पावर के बारे में नया भंडोफोड़ हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने उजागर किया है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को 25 साल में करीब 34,000 करोड़ रुपए की राहत दी है। केंद्र सरकार ने ट्रांसमिशन फीस माफ करके उसे हर साल 1360 करोड़ रुपए की राहत दी है। ये राहत 25 साल के लिए दी गई है। इतनी मोटी छूट देने का मकसद ये था कि आंध्र सरकार अडानी से बिजली खरीद सके। उस समय तक अडानी की बिजली खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, मगर 30 नवंबर 2021 को मोदी सरकार ने ये छूट दी और ठीक उसके अगले दिन आंध्र प्रदेश ने बिजली खरीदने के अनुबंध पर दस्तखत कर दिए। ध्यान रहे, ये भंडाफोड़ अमेरिका में अडानी के खिलाफ चल रहे मामलों से भी जुड़ता है। अडानी पर आरोप है कि उसने राज्यों को महंगी बिजली बेचने के लिए करीब 2029 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की थी या रिश्वत दी थी और इसमें से तकरीबन 1750 करोड़ केवल आंध्र प्रदेश में किसी अधिकारी के पास गए। लेकिन अडानी को ट्रांसमिशन फीस के जरिए ही लाभ नहीं पहुंचाया गया, बल्कि अनुबंध में कई ऐसी शर्तें थी जिनमें ढील दी गई जिससे आगे चलकर धंधे में फायदा होना तय था। अडानी एंड कंपनी इस पर चुप है। हालांकि एक साधारण सा एक सफाई आई है। मोदी सरकार उससे भी ज्यादा चुप है और बीजेपी भी। विपक्ष बोल रहा है मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर वो आंदोलन करेगा तो बीजेपी अपने टूल किट के हिसाब से उसे गद्दार करार देगी, जैसा कि राहुल गांधी के साथ उसने किया है। वो विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाएगी कि वे विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो एक राज्य का मामला है, पता नहीं और कितने राज्यों के साथ इस तरह के अनुबंध करवाकर अडानी को कितना फायदा पहुंचाया गया होगा। पूरी जानकारी तो तभी आएगी जब निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच हो, मगर सरकार ये होने नहीं देगी। क्या विपक्ष सरकार पर इसके लिए आज नहीं तो कल दबाव बना पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या आंध्र प्रदेश की वर्तमान नायडू सरकार इस अनुबंध को अब रद्द करेगी? ये पोल पट्टी खुलने के बाद क्या वो मोदी और अडानी को नाराज करने की हिम्मत दिखाएगी? और नहीं दिखाएगी तो क्या उसे भी प्रदेश की जनता सजा देगी? लेकिन असली सवाल ये है कि गद्दार कौन है? वे जो सवाल उठा रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, या फिर वे जिन्होंने अडानी की झोली में देश को डाल दिया है और उसे लूट की खुली छूट दे दी है। आज की चर्चा का विषय यही है और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ 3 बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी हैं, नीरज नागर हैं और संजय कुमार सिंह हैं। आप तीनों का कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। पूर्णिमा जी, आपसे शुरू करते हैं। बीजेपी अडानी का जब भी मुद्दा आता है तो एकदम से तिलमिला जाती है। वो बोलते हैं ना, मिर्च लग जाती है, जैसे उसी पर आरोप लग रहा हो। आरोप अडानी पर लगता है, परेशानी बीजेपी को होती है, मोदी सरकार को, मोदी सरकार के मंत्रियों को होती है। ये क्या मामला है? इस तरह से इतना तिलमिलाना कि नेता प्रतिपक्ष को गद्दार तक कह देना ये और अब मुकेश नया जी, मामला भी सामने आ गया। जी। नहीं नहीं मुकेश जी, तो ये कोई पहली बार तो हम देख नहीं रहे हैं। हमने तो पिछली लोकसभा में भी एग्जैक्टली इसी तरह के सिमिलर सिनेरियो देखे हैं और उसमें आपने देखा था कि राहुल गांधी के ऊपर तो मतलब एक तरह से इस तरह से शिकंजा कस दिया गया। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उसमें उन्होंने बोलना शुरू किया, जांच की मांग शुरू की, तो वो हो चाहे महुआ मित्रा हो, मोइत्रा हो, जो भी उनके खिलाफ बोल रहा था अडानी के खिलाफ, उसके ऊपर ऐसा ऐसा शिकंजा कसा गया कि बाहर ही कर दिया गया इन लोगों को लोकसभा से। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, महुआ मोइत्रा पे केस चलने लग गया, उनके ऊपर कितने सारे आरोप लगा दिए गए, पैसा लेने का आरोप लगा दिया गया। संजय सिंह को जेल भेज दिया सवाल गया। संजय सिंह को जी जेल भेज दिया गया। हाँ,
जेल भेज दिया गया। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई नई चीज तो हम देख नहीं रहे हैं। और ये तो बात बिल्कुल साफ है कि ये सरकार अडानी के ऊपर कोई भी अगर कोई मुंह खोलता है संसद में अंदर या संसद के बाहर, तो उसको ये छोड़ेंगे नहीं। और ये काफी समझ में भी आने वाली बात है कि मोदी जी का जो डायरेक्ट कनेक्शन हमें अडानी जी के साथ दिखा है इतने सालों में, बीच बीच में सामने भी आता रहा है, खुलासे होते रहे हैं। तो मोदी जी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि अडानी के ऊपर लगे हुए कोई भी चार्ज हो, उन पे किसी को खुल के बात करने की इजाजत हो। क्योंकि वही कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अगर अडानी जी के ऊपर बात होने लगी, जांच होने लगी और वो जांच अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचेगी, तो वो सिर्फ अडानी तक नहीं रुकेगी, फिर वो बहुत आगे तक जाएगी। तो वो सरकार क्या अलाउ कर सकती है? सरकार उसको अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकती है। अभी जैसे ये अमेरिकी कोर्ट में जो मामला आया है, और ठीक है, माना कि ये कोर्ट में अमेरिका में मामला अभी खुलासा हुआ है, लेकिन वो कॉज ऑफ एक्शन तो इंडिया में है ना। तो कम से कम प्राइमा फेसाई अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ होती, तो एक इंक्वायरी तो ऑर्डर कर ही सकते थे कि इतना बड़ा घूस का मामला हमारे सामने है, हम इनिशियल जांच कर सकते उनमें हैं। भी एक नया जो रिविलेशन है, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जी। वो तो जी। सीधे कनेक्ट कर रही है कि हाँ ये सब हो रहा था। जी। नहीं तो वो रेवोल्यूशन आज हमें ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियली तो नहीं, हाँ, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के माध्यम से हमें जरूर सामने आया है। लेकिन वो जो दबा छुपा था, ढका हुआ था, और जिस तरह से सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, तो जो अंदर कनेक्शन है, अंडर करंट जो है दोनों का आपस में, जो बॉन्डिंग है, वो तो किसी से छुपी नहीं है। सरकार आखिर क्यों किसी को इस तरह आउट ऑफ द वे जाके बचाने की कोशिश करेगी कि इतना बड़ा उसके अगेंस्ट में खुलासा हो गया, बाहर के कोर्ट में केस चल रहा है, समन्स हो गए, वारंट इशू हो गया, और फिर भी उस पर मुंह नहीं खोलने को कोई तैयार। और जो मुंह खोल रहे हैं उनके ऊपर ऐसे वाहियात और बेसरपैर के आरोप लगा दिए जा रहे हैं कि उसको फिर दूसरी ही तरफ उसके खिलाफ बहस चली जाती है। तो ये जो एक पैटर्न है मुकेश जी, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। ये हम देखते चले आ रहे हैं पिछली लोकसभा से, अभी भी ये कंटिन्यूड है, और मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूड ही रहेगा। राहुल गांधी थोड़ा अनफॉर्चुनेटली इसमें इस बार विपक्ष थोड़ा सा बट गया है इस मामले में, और थोड़ा अकेले उनकी आवाज पड़ गई है। लेकिन मुझे लग रहा है जो भी बोलेगा उसको ये किसी ना किसी तरह से घेरेंगे, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे, उसके ऊपर दूसरा कोई भी चार्जेस लगा देंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पैटर्न इनका बन गया है, इसमें नया कुछ नहीं है। जी, संजय जी, नया कुछ नहीं है, लेकिन ये नए-नए जब रहस्योद्घाटन होते हैं, नई-नई रिपोर्टें आती हैं, नए-नए आरोप लगने शुरू होते हैं, तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी जो है, वो कितनी कारगर हो सकती है। अब ये नया जो आ गया भंडाफोड़ कि आपने 25 साल में 34,000 करोड़ रुपए की एक परोक्ष राहत दे दी आपने अडानी को, और ये तो एक स्टेट का मामला है। अभी दूसरे स्टेट का भी धीरे-धीरे खुलेगा कि कहाँ-कहाँ इस तरह से बिजली बेचने की, महंगी बिजली बेचने की कोशिश की गई है। तो ये जो तरीका है बीजेपी का या मोदी सरकार का, ये कितना कारगर होगा? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, कितना कारगर होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है कि पूरा मामला बुरी तरह फंस गया है। और वो इसलिए कि अगर आप पुरानी चीजों को जोड़कर देखें तो बहुत क्लियर दिखाई देता है कि पूरा इकोसिस्टम अडानी को हेल्प करने के लिए काम कर रहा है, और उससे जो पैसा आ रहा है उससे उनका बचाव किया जा रहा है, या उससे सरकार जीत जा रही है। आप मतलब सरकार कैसे जीत रही? पैसा ही से जीत रही। मतलब अगर सरकार का विरोध नहीं हो रहा है, मीडिया उसके खिलाफ नहीं है, तो इसीलिए कि उसमें उसको पैसा दिया जा रहा है बेसिकली, और पैसे से ही एनडीटीवी को खरीद लिया गया। वो 500 करोड़ रुपए का मामला है। अडानी के पास जो 20,000 करोड़ रुपए अनएक्सप्लेन्ड हैं, उससे मैं ये कहता हूं कि 20,000 लोगों को 50,000 रुपए महीने कमाने का बंदोबस्त किया जा सकता है। अब जब लोग 2 रुपए में ट्वीट कर रहे हैं, लाख 2 लाख रुपए की नौकरी के लिए पलट जा रहे हैं, तो 20,000 लोग 20,000 करोड़ रुपए से ठीक ठाक मध्यम वर्गीय जिंदगी जीने लायक पैसा पा सकते हैं, और 20,000 करोड़ रुपए पे कई साल से कुछ नहीं हो रहा है। जो सवाल उठाया वो जेल चला गया, जो अभी हम लोगों ने चर्चा की। तो पूरा इतना पैसा इनके पास है, या इन्होंने उसका बंदोबस्त कर लिया है कि सबके मुंह में डालकर सबको चुप कर दे रहे हैं, नंबर 1।
और नंबर 2 कि जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। इसके बावजूद पोल खुल जा रही है, वो बड़ी बात है। और वो खुल रही है तो सोरोस के चलते खुल रही है, क्योंकि इंडिया में वैसे नहीं छपता है, और वैसे और छपता भी है तो वैसे हंगामा नहीं होता है। तो अब इनकी परेशानी राहुल गांधी तो है ही है, क्योंकि वो सवाल उठाते हैं। सोरोस जैसे मीडिया संस्थान या मीडिया संस्थान चलाने वाले लोग भी हैं, तो टारगेट उनको किया जा रहा है। समझने वाले समझते हैं, और जिनको नहीं समझना है वो अभी भी नहीं समझेंगे। लेकिन अगर सोरोस कुछ गलत कर रहे हैं या राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है तो आपकी सरकार है, एफआईआर करो, बंद करो, क्या करना है। जब आपको मौका मिला था तब तो आपने राहुल गांधी की सदस्यता ले ही ली थी ना। तो आप राहुल गांधी को, कोई विपक्ष का नेता है इसलिए आप उसको कोई विशेष सुविधा तो दे नहीं रहे। अगर आपको पता है और अगर आपके आरोप में दम है, अगर आपके पास सबूत है तो कार्रवाई करिए ना। लेकिन कार्रवाई नहीं करने से पता है कि उसमें कुछ दम नहीं है या वो कोई अपराध नहीं है। आप कह दीजिए कि देशद्रोही है, लेकिन असल में देशद्रोह का काम तो आप कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रचार से जो कन्वे हो रहा है लोगों तक, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कन्वे हो रहा है, उससे ये हाल बना दिया गया है कि लोग कहते हैं कि ईवीएम से जो हारता है वही ईवीएम की शिकायत करता है, जबकि ऐसा नहीं है। और उसका एग्जाम्पल है कि जो जीता वो इलेक्शन करवा रहा था, पुनर्मतदान करवा रहा था, और सरकार को क्या पड़ी थी, सरकार ने वो चुनाव क्यों नहीं होने दिया। तो बात, चीजें बहुत साफ है। तो सरकार इस ढंग से फंस गई है कि वो जो कुछ भी करती है उससे कुछ ना कुछ पोल खुल जाता है, और उसको छिपाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। तो कितने दिन चलेगा और कितने दिन चल पाएगा वो तो कहना भी मुश्किल है। लेकिन अगर ये सब चलता रहा तो हम डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि टू मच डेमोक्रेसी वगैरह कह के पहले जो कहा जा चुका है, उस हिसाब से लोग डिक्टेटरशिप की भी तारीफ करने लगेंगे या उसका भी समर्थन करने लगेंगे, और वो भी हो सकता है। तो अगर, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि चलेगा, लेकिन इलेक्शन होते जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो ईवीएम के चक्कर में, ईवीएम के कारण हो रहे हैं, क्योंकि काम तो सरकार कुछ अच्छा कर नहीं रही है और ईवीएम पर शक है घेरा, उसको दूर नहीं किया जा रहा है। तो सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है कि वो चुनाव जीतती रहेगी, और लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। तो हम अंततः डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ेंगे, और जी संभवतः फिर कुछ बोल ही नहीं पाए। जब तक बोल पा रहे हैं तभी तक। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन स्थिति चिंताजनक और खतरनाक तो है ही। जी। लेकिन नीरज जी, अभी संजय जी ने कहा कि सोरोस की बदौलत छप रहा है जो भी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस की तो अपनी रिपोर्ट है। सोरोस भी अपना काम कर रहे होंगे, कुछ विदेशी मीडिया संस्थान भी अपना अलग से काम कर रहे हैं, बिल्कुल। इंडियन एक्सप्रेस भी कुछ कर रहा है, कभी कभी इस भारत में भी कोई रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन तो ये नहीं कह सकते कि ये विदेशी साजिश जो बीजेपी इसको जोड़ रही है, सोरोस, राहुल गांधी, अमेरिका, ये ट्रायंगल बनाकर ये विदेशी साजिश के तहत हो रहा है। अडानी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो देश के खिलाफ हो रहा है, वो मोदी के खिलाफ हो रहा है, सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है। ये जो पूरा बनाया जा रहा नैरेटिव, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अब जैसे कि अभी पूर्णिमा जी ने कहा कि अगर बीजेपी ये सब नहीं करती तब हैरत होती, कर रही तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अब अगर कोई, मैं नाम नहीं लूंगा वैसे, अगर कोई पालतू पशु अपने मालिक पर हमला होते देखेगा तो क्या करेगा? भौंकेगा ही ना। तो इसलिए वो स्वाभाविक है भाई, बीजेपी के सारी फंडिंग, अधिकतर फंडिंग अडानी से आ रही है। और अजीत पवार ने जो अभी थोड़े दिन पहले बताया था, और उसका किसी ने खंडन नहीं किया है, मार्केट किसी ने खंडन नहीं किया कि 2019 में जब चुनाव हुए उसके बाद पवार, अमित शाह, अजीत पवार और गौतम अडानी एक मीटिंग में बैठे थे ताकि सरकार बन जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कह दिया था कि भाई हम शामिल नहीं होंगे। तो जब गौतम अडानी का बीजेपी के साथ और अमित शाह के साथ इतना जुड़ाव है कि सरकार बने ना बने उसमें वो बीच बचाव करते हैं, इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करते हैं, तो फिर स्पष्ट है कि वो तो मौसेरे भाई हैं। जो मुहावत, मतलब ठीक है, दोनों मौसेरे भाई है। तो मौसेरे भाई में अगर एक भाई को कोई कुछ कहेगा तो दूसरा भाई तो कुछ बोलेगा, वो तो रिश्ते की बात है। तो इसीलिए इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है। और इंडिया, वो तो आप मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोले तो वो देशद्रोह हो जाता है। कांग्रेस के समय में भी था कि आप इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोले तो आप जो है वो सीआईए के एजेंट हो जाते हैं। तो उसी तरह से आज है, आज सीआईए और केजीबी का नाम नहीं लिया जाता तो आज देशद्रोही कर देते हैं।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, मुझे मैंने पढ़ी, लेकिन उसमें ऐसा आरोप नहीं लगाया गया कि कोई गलत काम किया है। देखिए, सोलर पावर है, सोलर पावर को इंसेंटिव दिया जाता है। अब पता ये करना है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तब हो कि क्या दूसरी जो सोलर, उसमें एक और कंपनी का भी नाम है, 2 कंपनियों को दिया गया, एक अडानी कंपनी, एक कोई दूसरी कंपनी थी। वो तो एजीओ क्या कंपनी है, दूसरी वो जो दोनों एक ही है। वो दोनों एक ही है। अच्छा, एजीओ मुझे लगा दोनों कंपनी, अलग-अलग है। हाँ, वो दोनों एक ही हैं। अच्छा, अच्छा। आपस में, हाँ। तो देश में जो दूसरी कोई सोलर एनर्जी कंपनी है, वैसे तो बीजेपी की और अडानी की कोशिश है कि हर क्षेत्र में मोनोपोली हो जाए, एयरपोर्ट का मामला हो या तेल का मामला, हर जगह मोनोपोली हो जाए, तो सोलर एनर्जी में मोनोपोली कर देगी। तो अगर मोनोपोली होगी तो फायदा उसी को होगा। तो एक, मतलब मैं एक पॉइंट रख रहा हूं कि अगर बाकी सोलर एनर्जी कंपनियां हैं, अगर मैं इकोनॉमिक्स का मैं नहीं हूं पत्रकार, तो अगर उनको छूट दी गई थी कि नहीं छूट दी गई थी, ये एक बार कंफर्म हो जाए तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आप पक्षपात हुआ। बाकी सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी का अगर स्टेट जो है इस्तेमाल कर, इसलिए मैं आपको इसमें जोड़ना ट्रांसमिशन। चाहता हूँ, आप अगर रिपोर्ट हाँ, को बारीकी से पढ़ें, कोई एलिगेशन नहीं लगाया, क्योंकि जो संजय जी ने इशारा किया कि हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है, इसमें ये रिपोर्ट देने के बावजूद उसने ये सावधानी बरती कि ये न लगे कि कोई आरोप लगाया जा रहा है। आप बिटवीन द लाइन रीड कर ले तो अच्छी बात। साफ साफ कहा गया कि 30 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने उसको आदेश दिए ट्रांसमिशन एजेंसी को, और अगले दिन आंध्र प्रदेश में उस पर दस्तखत हो गए। ये देखिए, दोनों नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ओके बैक टू ओके, बैक। आप ये भी सोचिए ना, ट्रांसमिशन चार्जेस किसको देने हैं? कोई स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर बिजली जाती है और पावर ग्रिड के थ्रू जाती है तो ट्रांसमिशन चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे टेलीकॉम में भी है, इस तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर कोई कहे कि भाई आपको हम ट्रांसमिशन चार्जेस राहत दे देते हैं, तो 80 पैसे पर यूनिट बिजली की रेट कम हो जाता है स्टेट के लिए। तो स्टेट के लिए फायदा है ना। तो मुझे लगता है इसमें आप ये भी इकोनॉमिक एंगल देखिए कि अगर आपको अडानी की, ठीक है, फायदा पहुंचाया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है कि उसको जो बिजली है 80 पैसे कम पे मिलेगी। तो अगर सस्ता मिल गया तो मेरे ख्याल से वो स्टेट इसलिए भी ले सकता। तो मैं अभी कोई कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास ये डाटा नहीं है इसका कि एक भारत में जो काउंटर दूसरी पॉइंट मैं सोलर। रखना चाहता हूँ नीरेंद्र, लेकिन कि हाँ, जो बिजली अडानी बेच रहा था वो बहुत महंगी बिजली थी। उससे कम कीमत पर मार्केट में सस्ती बिजली अवेलेबल थी। लेकिन अडानी की बिजली को बेचने के लिए दूसरे स्टेट खरीदें, उसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की। ये अडानी के लिए 80 वही वो, वही वही जी। भाई, और एक नहीं, ये कंपनी अडानी के बारे इंटरेस्ट में के है। लिए स्थितियां बनाई जा रही हैं, तो ये उसको फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि निश्चित आपके रूप लिए फायदा मार्केट हम पहुंचाया जा बना रहा रहे है। हैं। जी। मुझे अगर ये इन्फॉर्मेशन होती कि देश में बाकी भी सोलर एनर्जी कंपनियां हैं, उनको उनके लिए भी छूट दी गई, नहीं छूट दी गई, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी है नहीं, बिल्कुल जीरो है। तो तब तक मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली ये अडानी को फायदा पहुंचाया और किसी एक्सवाइजेड को नहीं पहुंचाया, कि दूसरे को क्यों नहीं, जो सोलर एनर्जी बना रही है उसने जब अपना बेचने की कोशिश की तो उसमें ट्रांसमिशन चार्जेस क्या आपने वेव ऑफ किए, नहीं किए। तो जब तक ये टोटल इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता, या कोई नहीं कह सकता कि ये अडानी को, खैर। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अडानी को फायदा पहुंचा है, करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी जहां भी जाते हैं वो उसके साथ साथ अडानी भी जाते हैं, और अडानी को कोई ना कोई ठेका मिल जाता है, जो बांग्लादेश का मामला हो या श्रीलंका का मामला हो, और दोनों मामलों में बड्डाफोड़ हो चुका है। तो इसमें कोई, मैंने कहा ना, मौसेरे भाई हैं। और इनको सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें ये पता है कि अडानी अगर बीजेपी के साथ हैं, वो बीपीएल के जो थे मालिक थे, वो आज तो मंत्री बने हुए हैं, तो ऐसे लोग अगर बीजेपी के साथ है तो उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं उसमें लोग ये पूरी तहकीकात कर रहे हैं कि किस लिए ऐसा हुआ है, कुछ ईवीएम को दोष दे रहे हैं। मेरी समझ ये है कि वो लाडली बहन योजना है, लाड़की बहन योजना, लाड़की बहन योजना का असर है। तो अगर लाड़की बहन योजना से या फिर फ्री फूड से अगर आप जनता को, और निश्चित लाड़की बहन योजना जैसी दूसरी योजना वहां थी, झारखंड में थी। झारखंड में इसका कोई कारण नहीं था कि हेमंत सोरेन फिर से आए, ऐसा कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया था, उन्होंने भी दिया। तो नहीं जहां नहीं, जनता लाड़की। महाराष्ट्र के दूसरे तथ्यों पे अभी आपको गौर करना पड़ेगा कि पिछले 5 महीनों में कहां से 47 लाख वोट बढ़ गए, या जिस गांव के लोग पुनर्मतदान करना चाहते थे वहां उनको हाँ, पुनर्मतदान क्यों नहीं करने दिया गया, जब वो कह रहे हैं कि इस गांव से 80% वोट उस कैंडिडेट को जाते थे और इस बार उससे आधे वोट मिले हैं। तो इसका क्या मतलब? तो ये तो गड़बड़ झाला तो है। हो सकता है कि उस लाड़की बहन योजना का भी फायदा मिला हो, लेकिन आज ये बहस का मुद्दा तो नहीं है, इस पे तो हम लोग
फिर बात कर सकते हैं। तो पूर्णिमा जी, लेकिन ये जो बीजेपी जिस पिच पर जाकर खेल रही है, यानी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो आरोप लगाना ठीक है, संसद के अंदर बाकायदा नेता उसके खड़े होकर राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं, और ये सोरोस और अमेरिकी साजिश और ये क्या क्या सबको जोड़ जाड़ कर बोल रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर माना जाता है कि अगर संसद के अंदर आप कह रहे हैं तो आपके पास सबूत होंगे, आप सरकार के पक्ष से कह रहे हैं, ये कोई विपक्षी नेता किसी और पर आरोप नहीं लगा रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है। जी नहीं मुकेश जी, ये बताइए, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की बातें अब बोली जा रही हैं, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के जो बातें बोली जाती हैं, जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तो वो तो हमने कभी नहीं देखा था। तो ये जो अब नई राजनीति हम देख रहे हैं, जो नया मोदी शाह के युग की राजनीति है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। और जो आपने अभी संजय जी से पूछा था कि ये कितने दिन चलेगा ये जो कर रहे हैं, तो मैं उसमें ये कहना चाहती हूँ मुकेश जी, एक तरह से इनको देश ने कैप्टिव ऑडियंस दिया हुआ है। एक ऑडियंस ऐसी है इस देश में, अब वाकई में ये बहुत अनफॉर्चुनेट हम उसको कह सकते हैं कि एक ऐसी ऑडियंस तैयार हो गई है जो कि इनकी हर कही बात को बिना जांचे, बिना परखे, बिना उसकी पड़ताल किए मान रही है। अगर पार्लियामेंट में उठ के कोई कह दे रहा है कि राहुल गांधी गद्दार हैं, तो बाहर उनके 50 लोग ये मानने को और उसका ढिंडोरा पीटने को तैयार हैं कि राहुल गांधी गद्दार हैं। कैसे वो गद्दार हैं, इसका कोई सबूत बेशक ना हो, ना वो पार्लियामेंट के अंदर रखा जाएगा, ना वो कहीं बाहर पेश किया जाएगा। संबित पात्रा जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े भोंपू की तरह उसको अनाउंस कर देंगे कि राजीव गांधी गद्दार थे, सोनिया गांधी गद्दार हैं और अब राहुल गांधी गद्दार हैं। तो अब तो जो राजनीति का स्तर है मुकेश जी, उसमें आप किसी को भी ये कुछ कह के निकल जाए, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जो ट्रांसमिशन का एक माध्यम जो हो गया है अब, इंटरनेट और सोशल मीडिया, और खास करके जो बहुत पॉपुलर वर्ड है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अब लोग उस पे इतना भरोसा करने लगे हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने अपने दिमाग को, अपने सेंस ऑफ डिस्क्रिशन को बिल्कुल ताक पे रख दिया है और आंख मूंद के किसी की कही बात पे विश्वास करने लगे हैं। नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि देश का रिएक्शन जैसा हमने लोकसभा चुनाव में देखा वैसा होता। इनकी सरकार बननी ही नहीं चाहिए थी अगर लोग वाकई में अपनी बुद्धि, अपना दिमाग इस्तेमाल करके वोट करते। ठीक है, महाराष्ट्र का इलेक्शन भी अभी आपने जैसा कहा कि इन्होंने बड़े मतलब स्वीपिंग उससे जीत लिया, वो भी सही है, लेकिन अभी उसमें भी खुलासा तो कोई एजेंसी ही करेगी ना, हम आप जैसे पत्रकार नहीं कर सकते हैं। जो 5 बजे के बाद सडनली वोट परसेंटेज में जंप आ गया, 2 दिन के बाद उस जंप को और आपने बढ़ा दिया, अरे वो कहाँ से वोट आ गए, कैसे आ गए, कोई ये समझाएगा? तो ये खुलासे ना हमारे पास एजेंसी है कोई, ना अब इस तरह की बड़ी कोई इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म है हमारे पास जिससे कि हम ये सब खुलासे कर सके। तो अब तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। और अभी संजय जी ने जैसा कहा कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, डिक्टेटरशिप पता नहीं हो ना हो, वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट को जितना इररेलेवेंट ये लोग करते चले जा रहे हैं, वो कहीं हम उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाए, पार्लियामेंट विपक्ष चलने नहीं दे रहा है, इसको बहाना बना के ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे शिफ्ट हो जाए और फिर हम दूसरे ही एक प्रक्रिया से अपनी सरकार चुनने लगे। तो आज हमारी डेमोक्रेसी जो है, आज वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका, वो खतरे में है। मुझे तो ज्यादा चिंता इस बात की है। जी संजय जी, इस पे अभी जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इसको अगर हम इस तरह से भी देखें कि जो अमेरिकी कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें यह कहा गया कि आंध्र प्रदेश के साथ जो बिजली खरीदने का एग्रीमेंट हो रहा था, उसमें 1750 करोड़ की रिश्वत की पेशकश वहीं की गई। 2029 करोड़ में से 1750 करोड़ की पेशकश आंध्रा में ही की गई थी और जगन रेड्डी के समय हुई थी। अब नायडू के लिए जरूरी हो गया कि पूरे मामले की जांच करवाएं कि ये जो छूट दी गई 1760 करोड़ रुपए हर साल की, वहां उसमें क्या खेल हुआ उस स्तर पर, फिर इधर जगन रेड्डी के साथ क्या हुआ, वो कौन सा ऑफिशियल था जिसको इतनी घूस दी गई, वो घूस किन में बटी है, ये मामला यही खत्म नहीं हो रहा। ये
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट इस मामले में मैं समझता हूं कि उसको अगर आप और चीजों के साथ जोड़कर देखेंगे तो बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। वो बहुत सारे खुलासे उससे हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सरकार का काम ही यही है पॉलिसी बनाना। सरकार की पॉलिसी से किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, होता ही है। तो अभी तक जो हमारे यहाँ राजनीति थी 2014 से पहले तक, तो एक सरकार इलेक्ट होती थी, वो पॉलिसीज बनाती थी, उससे पैसे कमाती थी, जिससे फायदा होता था वही पैसा देता था। वो पॉलिसी हम समझते थे कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, लेकिन बिजनेसमैन को, किसी ना किसी बिजनेसमैन को फायदा होता था जो उसको पैसा देता था। ऐसी सरकार चल रही थी, चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, चंदा चाहिए, ये सब चल रहा था। इसी का दूसरा रूप भ्रष्टाचार है। जो सरकार लेती है वो तो चंदा चुनाव होता था, और अगर अफसर अपने फायदे के लिए लेता था तो वो भ्रष्टाचार होता था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दोनों खत्म करेंगे, यही उनका वादा था कि वो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे। तो जो अधिकारी लेते थे उसको तो खत्म करना ही था, सरकार भी नहीं लेगी, और वो उनका इलेक्टोरल बॉन्ड का आइडिया था जो अपनी जगह। तो वो ये सब कह करके आए थे, पर उन्होंने किया क्या? अब उन्होंने खुद जो किया उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए एक शराब नीति बनाई तो वो पैसे के लिए किया, और आप जो कर रहे हैं वो सारा ईमानदारी में, जनहित में कर रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन इन्होंने यही प्रेजेंट किया है। चिदम्बरम ने अगर किसी से, अगर कोई एक पॉलिसी बदली थी तो वो पैसे लेके किया था, और 2006 का या 2000 कितने साल का मामला है जिसपे उनको अभी गिरफ्तार कर दिया गया, और 100 दिन वो जेल में रहे, 105 दिन जेल में रहे, और उस मामले का अभी तक कुछ पता नहीं है। तो मंत्री तो इस तरह के फैसले करता ही है, और उससे किसी न किसी को फायदा होता है। अडानी के केस में भी यही हुआ है। जैसे अभी नागर जी कह रहे थे, मुझे नहीं पता किसको फायदा हुआ, किसी को तो फायदा होगा ही, और सरकारें उसी से पैसा लेती है, उसी से चंदा लेते हैं, सरकारें ऐसी चल रही। अभी तक हमारे यहाँ सिस्टम यही था। मोदी जी उसको क्लियर करने के लिए आए थे कि हम व्हाइट पैसा लेंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लेंगे, वगैरह वगैरह, जो किया नहीं उन्होंने, या इलेक्ट्रोल बॉन्ड चला नहीं, दोनों कही। लेकिन जो भ्रष्टाचार है उसकी तो सीमा ही हद कर दी। लेकिन वो अपने लिए दूसरा नियम है, विपक्षी सरकारों के लिए दूसरा नियम है। अरविंद केजरीवाल ने अगर शराब नीति बनाई और उससे घाटा हुआ, तो बिहार में शराबबंदी है तो घाटा तो वहां भी हो रहा है, तो उस घाटे को आप नहीं देख रहे, इस वाले घाटे को देख रहे हैं। तो ये विवेक तो सरकार का है, निर्वाचित सरकार का है ना, कि वो बेस्ट तय करे। तो उसने अपने हिसाब से जो बेस्ट तय किया, मैं नहीं कह रहा कि वो रिश्वत लेने के लिए नहीं था, लेकिन अगर उसने अपने हिसाब से कुछ तय किया तो दूसरी सरकार के केस में आप कहेंगे कि वो पैसे के लिए किया, और हमने जो किया वो सब हम ईमानदारी कर रहे हैं, सब जनहित में कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अडानी के केस में भी अगर सिर्फ अडानी के लिए या सबके लिए है, तो अगर ये ग्रीन एनर्जी को सब्सिडी देनी है तो देनी है, ये डिसाइडेड होना चाहिए, पहले से होना चाहिए, उसके बाद प्राइसिंग फिक्स होना चाहिए। तो आप कब कर रहे हैं ये घोषणा, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, उसमें कौन प्लेयर है, ये सारी बातें हैं जिससे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट अडानी को फायदा पहुंचाना है या पब्लिक को फायदा पहुंचाना है या ग्रीन एनर्जी के लिए काम करना है। तो वो सारी बातें दिखाई दे रही। इंडियन एक्सप्रेस की खबर बेसिकली वही है कि एक इन्होंने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बननी थी ग्रीन एनर्जी के लिए, पॉलिसी बन, वैसे ही ग्रीन कार्स का है, आपने ग्रीन कार्स को एनकरेज करने के लिए विंटेज कार्स को बंद कर दिया। तो विंटेज कार्स को बंद कर दिया तो उससे जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह है ही ना। मैं अपने पिताजी की गाड़ी को चलाते रहना चाहता हूँ, यूज करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सरकारी नियम है। लेकिन उससे फायदा किसको हो रहा है कि मुझे एक दूसरी गाड़ी खरीदनी पड़ी गाड़ी रहते हुए। तो अब ये सरकारी नीति है, अब इससे किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो हम उसका विरोध भी करें, हम उसका समर्थन भी करें, वो दोनों अपनी जगह ठीक है। लेकिन सरकार ये कहे कि हमने जो किया वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे अच्छा है, और हम तो पैसे के लिए नहीं करते हैं, बाकी सारी दुनिया पैसे के लिए करती है, ये स्थिति बना दी गई है और दिखाई दे रही है कि बीजेपी जो कर रही है वो सब ईमानदारी है, और दूसरा जो कर रहा है वो सब भ्रष्टाचार है। बस यही मोटा मोटी बात यही है कि बीजेपी जो कर रही है वो सब ठीक है, सब ईमानदारी है, और दूसरे जो कर रहे हैं वो सब भ्रष्टाचार है। जी, एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, आपने आंध्र प्रदेश की बात की कि ये एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया, और ये जो अमेरिकन कोर्ट में जब चार्जशीट दायर हुई है तो उसमें भी ये खुलासा हुआ है कि आंध्र प्रदेश के किसी बहुत सीनियर ऑफिसर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, और उसके नेक्स्ट डे उनके साथ पावर सेल अग्रीमेंट वाला अग्रीमेंट साइन हो गया था। तो आंध्रा की पॉलिटिक्स में तो अगर जगन मोहन रेड्डी को किसी चार्ज के खुलासे से नुकसान होता है तो चंद्रबाबू नायडू को तो तुरंत कूद के उस पर मुकदमा करना चाहिए था, या जो भी ऑफिसर था उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करनी चाहिए थी।
दिक्कत उनकी ये है कि नहीं, उससे वही मैं कह अडानी रही और हूँ मोदी कि को चंद्राबाबू प्रॉब्लम नायडू है। का चुप रहना अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि वो तार कहीं और जुड़ रहे हैं। नहीं तो अपनी पॉलिटिक्स अगर सिर्फ उनका कंसिडरेशन होता तो चंद्राबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी की सरकार को घसीटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो तुरंत उस पर इंक्वायरी बैठ जाती, मुकदमा हो जाता। लेकिन उनका चुप रहना ये दिखा रहा है कि कहीं से उनके ऊपर कोई दबाव है कि इसको खोला ना जाए, क्योंकि आंध्रा की पॉलिटिक्स जैसी है हम, और उनके डायरेक्ट राइवल तो जगन मोहन रेड्डी ही हैं। तो ये तो नायडू के लिए बहुत अच्छा मौका था। उनका कुछ ना करना प्रूफ है कि वो कहीं तार दूसरी जगह जुड़ रहे हैं। जी। नीरज, ये जो पक्ष है देशभक्ति वाला, कि जो अडानी के साथ है वो देशभक्त है और जो अडानी का विरोध कर रहा है वो गद्दार है। ये जो क्रिएट किया जा रहा है, ये इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं एक बात सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग जब ये कहते हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा है, तो एक तरह से एक जस्टिफिकेशन हम देने लगते हैं कि पहले भी होता रहा है तो ये भी कर रहे हैं, ठीक है। हमें पहले जो गलत होता रहा है उसका भी हम लोग उस समय विरोध करते थे, हम पत्रकार थे उस समय। कब हमने इसका विरोध नहीं किया कि अंबानी के हिसाब से पेट्रोलियम मिनिस्टर तय होता था? हमने हमेशा उसका विरोध किया। या जब जब इस तरह की पॉलिसी बनी जिसमें किसी को तो हमें हमारा स्टैंड वही होना चाहिए। हम इस या उस सरकार के साथ नहीं है। हमें ये बताना चाहिए कि पहले भी गलत होता रहा और अब ये तो बिल्कुल नंगी आंखों से देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, कि दिख रहा है कि अडानी अडानी अडानी, हर जगह अडानी 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 है। जी, नीरज जी। तो वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मालिक और सेवक का संबंध है दोनों में, अडानी में और पार्टी में। और खासकर जब तक मोदी है और जब तक गुजरात जो लॉबी है वही हावी है इस पर, तो अब इसको जोड़ रहे हैं देशभक्ति से। और अडानी का नाम लिए बिना कह रहे हैं कि इकोनॉमी को डिरेल करने के लिए। एक अडानी को के खिलाफ अगर कुछ होता तो इकोनॉमी डिरेल नहीं होती है। इंडियन इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमी जो है वो सिर्फ अडानी पे निर्भर नहीं करती। आपने कोशिश जरूर की है कि अडानी के हाथ में सब कुछ आ जाए, तो उस स्थिति में हो सकता है। आज की तारीख में कम से कम ऐसा नहीं है। अडानी इज वन ऑफ द प्लेयर्स। वो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ उसमें है। और चूंकि गड़बड़ है, चूंकि उनके काम धंधे में गड़बड़ी हो रही है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर इंडस्ट्री या कोई भी कैपिटलिस्ट आगे बढ़ता है तो उसका एक ट्रेंड होता है। इनका जो पिछले 10 साल में जिस तरह से इनका वृद्धि हुई है, तो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के जो देश है, जो दूसरे पूंजीपति हैं, दूसरी इकोनॉमीज हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये अचानक कैसे हो रहा है। और इसमें स्पष्ट है कि मोदी जी से इनका संबंध है, ये विदेश भी जानते हैं। तो जहां भी कोई घपला मिलेगा निश्चित रूप से इसमें जो विदेशी कैपिटलिस्ट है उनका भी इंटरेस्ट होगा कि इस पर अगर घपला मिले। भाई अमेरिका इस मामले में बहुत ही ज्यादा सजग है कि भैया गलत चीजें ना हो। गलत चीजें वहां भी होती होगी लेकिन चीजें ब्राइबरी ना हो। तो ब्राइबरी की बात जो यहाँ हुई तो उससे ये बीजेपी का परेशान होना स्वाभाविक है। और लेकिन वो इसको जोड़ना चाहती है पूरे देश के साथ कि देश की इकोनॉमी है। अब जो अंधभक्त है वो मानेंगे निश्चित रूप से। और लेकिन ये सही है कि जब पिछली बार भी जब अडानी के मामले में आया था हिंडनबर्ग में, तो हमने देखा था कि सिर्फ अडानी की शेयर गिरे। अगर अडानी ही पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी होती तो अडानी के साथ साथ दूसरे शेयर भी गिरते। अगर आपके अगर 60% 70% डाउन हो रहा है, सिर्फ आपके शेयर डाउन हो रहे हैं, बाकी शेयर नहीं डाउन हो रहा है, अंबानी के नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए ये कहना तो बिल्कुल ही मूर्खता है, बल्कि मूर्खता नहीं, चालाकी है यह कहना कि अडानी के प्रति जो हमला है वो पूरी इकोनॉमी के प्रति हमला है। ये इसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन इसका कोई चारा नहीं है। देखिए, अगर आपके अडानी पे हमला हो रहा है, अडानी आपको आपके पॉलिटिकली भी जुड़े हुए हैं, जैसा हमने अजित पवार के बयान से जाना, और फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में आप डायरेक्टली तो अडानी का नाम नहीं ले सकते कि अडानी पे हमला जो देश पे हमला है। तो आप उसको इकोनॉमी से जोड़ के देखते तो बीजेपी की तरफ से ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है। और इससे, और चूंकि उनका एक जो क्लाइंटल, मैंने पिछली बार जो बात करते मैं ये कहना चाहता था कि इनको पता है कि अगर हम ये इस तरह से एक गलत नैरेटिव चला देंगे कि अडानी पे हमला जो है देशद्रोह है और इकोनॉमी को डिरेल करना है, तो वो जो पब्लिक है, एक तो पब्लिक अंधभक्त है, वो तो आपकी बात मान लेगी। एक जो अंधभक्त नहीं है, वह 1,000 रुपए, 1,500 रुपए और 2,000 रुपए के कारण आपको वोट दे देती है। तो इनको एक फॉर्मूला मिल गया है कि आपको जो करना करिए, अडानी हो, अंबानी हो, सबके साथ दोस्ती रखिए। और लेकिन अगर आपको सरकार अगर कुछ गड़बड़ भी करे, अगर कुछ अपना परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आपके पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मिल गया है जो कई कई सरकारों ने अपनाया है।
आप भी अपनाइए, चुनाव से पहले 6 महीने पहले आप एक डिक्लेयर कीजिए कि हर महिला को 1000, 1500, 2000 मिल जाएंगे और आप महिलाओं के बड़े चंक से आप वोट पक्के कर लीजिए। तो ये जो इनको तरीका मिल गया, इसका काट अभी दिख नहीं रहा है और हम कुछ कर नहीं सकते। भाई आप ये सोचिए कि एक महिला जो घर में मतलब 2000 भी नहीं मिलता, उसको पति चाहे शराब पीता होगा, तो उसको अगर 1000, 2000 मिल जाते हैं, उसको क्या मतलब है, क्या जानती वो अडानी के बारे में, अंबानी के बारे में, मोदी के बारे में। तो बिल्कुल। ये एक अनपढ़ गरीब देश में जब लोकतंत्र होता है तो उसके नुकसान है। जैसे बच्चों के बीच में अगर आप डेमोक्रेसी कर दें, बच्चों के बीच में, तो वहां हर दिन मैगी और चिप्स ही बनेंगे, वहां पौष्टिक खाना नहीं बनेगा। तो वही स्थिति है। तो आज का लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र तो है, लेकिन चूंकि जो जनता है वह अपने अपने हित सोचती है और कई बार उसके हित बहुत सीमित होते हैं क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। 2000 उनके लिए बड़ी बिल्कुल। चीज है। इसीलिए शायद बीजेपी के लिए आसान हो गया है कि वो अडानी को जो है पूरे देश पे हमला बता के मतलब देश पेश कर सकती है। जी। पूर्णिमा जी, अभी आज राज्यसभा में मतलब धनखड़ साहब ने बताया कि कल 50,000 नोटों की एक गड्डी मिली है सीट नंबर 222 पर, और अभिषेक सिंघवी की सीट है वो। क्या आपको लग रहा है ये भी उसी ध्यान भटकाओ, कांग्रेसी को फंसाओ, उनको बदनाम करो, उसी रणनीति का हिस्सा है? मतलब ये कमाल ही है। जी। मतलब इतनी बचकानी रणनीति भी कोई सोच सकता है? मुझे तो ये यही नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये रणनीति भी है तो ये कितनी बचकानी और कितनी बेवकूफी वाली हरकत है कि 500 नोटों की गड्डी रख के आप उसको शोर मचा दें कि ये सदन में नोट मिल रहे हैं, इनकी कुर्सी से मिल रहे हैं। अरे कुर्सी पे वो बैठे थे, नहीं बैठे थे, किसने लाके रख दिया? कोई भी लाके किसी की भी कुर्सी पे रख सकता है। पहले आप उसको जांच तो कर लीजिए। बिना जांच किए जिस तरह से बीजेपी के सारे नेता आके बयान देने लगे, तो मुझे तो मतलब समझ में नहीं आता है कि हमें अपना सर पीट लेना चाहिए या इसमें हंसना चाहिए। हंसने की बात होती तो हम शायद हंसते, लेकिन जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट का मखौल ये लोग बना रहे हैं और उसको पता नहीं कहां-कहां से जोड़ रहे हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी कांड याद दिला रहे हैं और जो सदन में नोट उछाले गए थे उसकी याद दिला रहे हैं। तो मतलब अगर ये नीति है तो बहुत ही बचकानी नीति है। आप किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं? जनता होगी बेवकूफ, आपकी बातें मान लेती है, लेकिन इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि आप इस तरह का कोई एक खिलवाड़ करें और लोग उसको मान लें कि वो नोट लेके आए थे और वो किसी को घूस की पेशकश कर रहे थे। पहले जांच तो कर लीजिए। आपके पास तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, दूरदर्शन तो सारा कुछ रिकॉर्ड करता है हाउस में, किसने रखा, कब वो नोट रखा, ये सारा तो आप अगर चाहें तो पता चल जाएगा। तो लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से उसको जोड़ रहे हैं, तो कुछ उनको डिस्क्रेडिट करने की उसमें चाल हो सकती है और इतनी बेवकूफ़ी भरी चाल होगी, ये पता नहीं, मुझे थोड़ा-सा समझने में मुश्किल हो रही है। जी। संजय जी, ये जो देशभक्ति वाला मामला है, आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी का जो विरासत रही है, कांग्रेस पार्टी की रही है, राहुल गांधी की रही है, उसके मद्देनजर जब उन पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो क्या चिपकते हैं क्या इस देश के लोग? ठीक है, एक कैप्टिव ऑडियंस है जिसकी बात नीरेन जी ने भी कही और पूर्णिमा जी ने भी कही, वो उसके लिए एक खुराक है, लेकिन वो तो 15-20% लोग ही होंगे ना, उससे ज्यादा नहीं होंगे। बाकी बाकी तो देख रहे हैं ना कि क्या मूर्खतापूर्ण लॉजिक आप दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भाजपा की हताशा है। भाजपा को राहुल गांधी को या कांग्रेस को डैमेज करना है सो दैट वो कंपटीशन में ना रहे, या मोदी जी जैसे हैं जैसे भी हैं उसमें वो सर्वश्रेष्ठ रहे और वही बार बार चुने जाए या भाजपा ही बार बार चुनी जाए। वो उनका लक्ष्य है, कोशिश है, प्रयास है, अपना है, ये तो समझ में आता है। अब उसके लिए राहुल गांधी सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, सबसे मजबूत, सक्षम, योग्य प्रतिद्वंदी हैं, तो इन्होंने उसको डैमेज करना शुरू किया। पूरे मैंने पप्पू से शुरू हुआ था और 10 साल में इन्होंने जो किया और राहुल गांधी ने जैसे उसको काउंटर किया, उससे इनको पता चल गया कि उसका कोई फायदा नहीं है या उसका असर नहीं हो रहा है। तो अब इनकी हताशा है जो इस लेवल पे निकल रही है। अब 50,000 रुपए में भारत का उपराष्ट्रपति बता रहा है कि मिला, ये कोई सूचना नहीं थी, कोई खबर नहीं थी, न मजाक का विषय है, कुछ भी नहीं है। मिला था, हो गई। संसद में किसी की जेब से 50,000 रुपए गिर गया तो कौन सी बड़ी बात है? कोई लेके आया भी था, नहीं भी आया था। हाँ, नकली नोट होता तो चिंता की बात थी कि संसद में नकली नोट लेकर कौन आता है। पाकिस्तान की करेंसी होती तो चिंता हो सकती थी। और क्या पता 50,000 रुपए सरकार ने ही रखवा दिए हो, ये भी तो हो सकता है।
क्या चीज? सरकार ने ही रखवा दिया हो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो पाकिस्तानी करेंसी रखवा करके हल्ला मचाते, अगर वो नकली नोट रखवा के हल्ला मचाते कि संसद में नकली नोट लेके कौन घूम रहा है, सांसद नकली नोट लेके चलते हैं वगैरह वगैरह, तो एक मुद्दा फिर भी बनता। असली नोट 50,000 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है आज के समय में, फिर भी तो माने ये लेवल आ गई है। और मुझे लगता है कि वो हताशा का स्तर है। जहां तक हम लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये भी करती है, वो भी करती है, वो भी करती है, मुझे लगता है कि बीजेपी जीतती तो ईवीएम से है और उस पर शक ना हो इसलिए वो सब कुछ करती है। जो करने की जरूरत भी नहीं है वो भी करती है। भाई अगर अपने काम से जीतना होता तो अपने काम की बात करती, लेकिन वो अपने काम की बात कर नहीं सकती क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। तो उसको हिंदू मुसलमान करना है। हम आप हिंदू मुसलमान करके या भविष्य में भी कोई पार्टी हिंदू मुसलमान करके चेक नहीं कर पाएगा कभी कि उससे वोट आता है कि नहीं आता है। तो मुझे नहीं पता आता है कि नहीं आता है, लेकिन वो हिंदू मुसलमान भी करते हैं, महिला पुरुष भी करते हैं, और ये रेवड़ी भी बांटते हैं, दूसरा बांटे तो रेवड़ी, और खुद भी बांट रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं। वो ऐसा कोई उपाय नहीं है। मतलब इस पे किताब है कि बीजेपी कैसे चुनाव जीतती है, तो बीजेपी सारे उपाय कर देती है चुनाव जीतने के लिए, और वो सारे इसलिए करती है कि फायदा तो ईवीएम से हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईवीएम पे मैं एक किताब लिख रहा हूं और मैंने काफी मसाला ढूंढा है और मुझे लगता नहीं है, 1% डाउट नहीं है कि ईवीएम से गड़बड़ है। और ये तो जीवीएल नरसिम्हन की ही किताब में प्रूव हो जाता है और 2010 में ही प्रूव कर दिया गया था। उसके बाद की सारी चीजें बाद की हैं। जीवीएल नरसिम्हन की किताब में पढ़ रहा हूं, आधे से ज्यादा पढ़ चुका, उसी से प्रूव हो जाता है कि ईवीएम गड़बड़ है, और ये बीजेपी ही ने कहा है। और अब बीजेपी कह रही है कि नहीं वो गड़बड़ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो मैं ये पक्का मानता हूं कि ये लोग जीतते ईवीएम से हैं और बाकी सारी चीजें दिखावा है ताकि आपको ये शक ना हो। जैसे मैंने एक इस पर जो चुनाव के पहले जो ये आता है रिजल्ट कि कौन जीत रहा है, तो उसमें कहा गया था कि बीजेपी जीत रही है शायद। तो मैंने कहा था कि, और सब जगह था कि हारा है हरियाणा में, किसी एक का था कि रिजल्ट पे कोई जीत रही, मुझे याद नहीं ठीक से। तो मैंने ये कहा था कि वो इसलिए रहता है कि अगर वाकई जीत जाए तो कहा जाए कि नहीं उसने तो कहा था कि जीत रही है। तो ये सब प्लान्ड है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं ईवीएम को पढ़ रहा हूं तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। तो ईवीएम पर अलग से बात करेंगे, लेकिन मुझे चर्चा के लिए बस उतना ही समय है। मैं 30 सेकंड में नीरज नागर से एक सवाल करना चाहता हूं, उसका जवाब चाहता हूं। राहुल और अडानी अगर आमने सामने होंगे तो देश किसे बड़ा गद्दार मानेगी? गद्दार मतलब किसे गद्दार मानेगी? बड़ा गद्दार में तो ये होगा कि एक दोनों गद्दार है, लेकिन किसे गद्दार माने? देखिए, देश अपने आप में कोई फैसला नहीं करता। ये अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन उसमें 60 से 70% वोट देते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे वोट, यहाँ तो बहुमत वाला मामला है हर सीट के मामले बहुमत में की या फिर बात है। संसद के मामले। बहुमत की, जब हम देश की बात करते हैं तो बहुमत की बात करते हैं। बहुमत किसे माने? मुझे लगता है अगर अडानी और राहुल में वाकई फैसला हो तो जनता जो है इतनी मूर्ख तो नहीं है कि वो राहुल को गद्दार कर दे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कहने से राहुल गद्दार हो जाएंगे। ऐसा ऐसे कम से कम भले लाड़की बहन योजना का वोट दे दें बीजेपी को, लेकिन वो वोटर जो है राहुल गांधी को गद्दार तो नहीं कहेगा निश्चित रूप से। मुकेश जी, इसमें मैं कुछ ऐड करूं? जी जी प्लीज। नहीं, अडानी जी और राहुल जी को आमने सामने खड़ा कर दीजिए, लेकिन अडानी के पीछे मोदी की तस्वीर होगी तो देश राहुल गांधी को गद्दार मान लेगा और अडानी जी को बिल्कुल राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी, सबसे बड़ा देश प्रेमी मान के उनको सर आंखों पे बिठाएगा। इसलिए देश में जो हवा चल रही है, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि दिल में सभी जानते हैं कि राहुल गांधी को कितना भी ये कुछ कह लें, कम से कम गद्दारी वाला आरोप तो उन पे चिपकता नहीं है। अंधभक्ति में आप जो कुछ कह लीजिए, गद्दार कौन है ये देश जानता है। और कम से कम ऐसा परिवार जिसने कि हमने देखा है देश के लिए, जिसका खून बहा है, उस परिवार के सदस्य को गद्दार तो ये कभी भी नहीं करार कर सकते हैं, कभी नहीं एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और देश मानेगा भी नहीं, चाहे कोई ऊपर से कितनी भी गालियां दे दे। जी संजय जी 30 सेकंड। हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि जिसको कहना है कि क्या सवाल है, ये कोई सवाल है, कोई मुकाबला है, तो लेकिन लोग उसमें राहुल गांधी के पक्ष में जो लोग होंगे वो बोलेंगे ही नहीं, जो अडानी के पक्ष में होंगे वो ये बात कह देंगे कि क्या मुकाबला है, अडानी देशभक्त हैं वगैरह वगैरह, और राहुल गांधी वाले शायद बोले ही नहीं। तो इसलिए जो दिखाई देगा वो अडानी वाला दिखाई देगा, जो अडानी को देशभक्त कहेंगे। जो राहुल गांधी को कहेंगे कि ये सवाल ही नहीं है,
वो शायद बोले ही नहीं, या उनसे पूछा ही नहीं जाए, या उनको मौका ही नहीं मिले, या वो दिखाए ही नहीं जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है निजी तौर पर कि कोई मुकाबला ही नहीं है, और उसमें राहुल गांधी बहुत आगे हैं, कोई मुकाबला ही नहीं, राहुल गांधी बहुत आगे हैं। और अगर कहना ही होगा देशद्रोही, तो राहुल गांधी के लिए कोई कारण नहीं है, अडानी के लिए शायद एक आध दो मुझे मिल भी जाए। तो मेरा वैसे मानना है, लेकिन जो दिखाई देगा और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे घूमेगा वो कुछ और होगा, असर उसका होगा असल में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।